हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय ओन यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है वो जीओसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोगों ने जीओसी में पहले कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट देखा है। अभी उसके बाद हम लोगों ने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ देखा था, रेजोनेंस भी देखा था, एरोमेटिसिटी भी हम लोगों ने देखा है। अभी हम लोगों ने देखना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसे बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, उससे डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी, ये सब निकालना है। तो वीडियो को अच्छे तरह से देखना है और एक कॉपी में ये सब नोट डाउन करना है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ओके, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, हमारा लेक्चर आज। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। जिसको इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है वही इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले ये देखते हैं CH3+ चार्ज। एक कॉमन एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इसके ऊपर प्लस है चार्ज, तो इसको नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत है। नेगेटिव चार्ज मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो इसीलिए इसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। इसी तरह से C2H5+, अभी ये देखिए C3H7+, यहाँ पे भी देखिए सेम ही है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसको माइनस चार्ज का ज़रूरत है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो एक है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, 2 नंबर है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, 3 नंबर है आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो अभी सबका एक एक का एग्जांपल देख लेते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो तो आपको पता ही चल गया होगा। ये ये जो CH3+ है, C2H5+ है, C3H7+ है, वो सब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जानने के लिए जाएंगे तो आपको कार्बिन समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कार्बिन कैसा है, कैसे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। न्यूट्रल जो इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज एल्यूमिनियम क्लोराइड, अभी देखिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे 3 क्लोरीन हो गए, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इसी तरह से 3 बॉन्ड है यहाँ पे। सो 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वैलेंस शेल ऑफ एल्यूमिनियम। इट इज वांटिंग एन ऑक्टेट, इसको एक ऑक्टेट चाहिए होगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे FeCl3, FeCl3 भी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे Fe के साथ 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सो यहाँ पे हो गया आपका 3 to the 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आयरन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें डेफिशिएंसी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी तरह से आपका BF3 हो गया, ये भी आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि BF3 में भी आपका ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपका 3 BF बॉन्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, इसीलिए इसे भी आपका इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। सो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसको आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे। तो कार्बिन देखते हैं। कार्बिन जो है ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसको RI और रिएक्शन इंटरमीडिएट बुलाते हैं। तो ये प्रोड्यूस कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन लिख रहा हूँ जिससे कार्बिन प्रोड्यूस हो सकता है। CHCl3 प्लस इसमें आप KOH दीजिए, तो इससे क्या होगा,
इससे यहाँ पे एक कार्बिन प्रोड्यूस होके आएगा। ओके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है डाई हेलो कार्बिन। कार्बिन क्यों है ये तो मैं बताऊंगा आपको। डाई हेलो किस लिए है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। दो क्लोरीन है यहाँ पे, दो हेलोजन है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई हेलो कार्बिन। तो एक्चुअली जो एक कार्बिन है इसको और भी बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। CH2N2 डायजोमीथेन को आप KOH दीजिए, यहाँ पे भी आपका कार्बिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्बिन होगा वो आपका डाइहाइड्रोकार्बिन होगा, डाइहाइड्रोकार्बिन। ओके, तो कार्बिन एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंगलेट कार्बिन, एक होता है आपका ट्रिपलेट कार्बिन। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो आपका सिंगलेट कार्बिन है इसमें स्टेबिलिटी कम होता है ट्रिपलेट के कंपैरिजन में। अब देखिए सिंगलेट क्यों है। अभी सिंगलेट कैसे है, इसके लिए एक रूल चाहिए होगा 2s+1। इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल, स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। तो इससे क्या होता है, कैसे हम बताएंगे कार्बन सिंगलेट है और ट्रिपलेट है। देखिए अभी कार्बन का जो ए वाला लोब है, ये जो इस ए वाला जो लोब है ना, इसमें देखिए दो इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन जो है, एक है क्लॉकवाइज स्पिन का और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। तो क्लॉकवाइज स्पिन का कितना हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया +12। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया -12। तो अभी इसको आपको समेशन करना है, कितना हो गया, 0 हो गया। तो S स्टैंड्स फॉर S इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे आप बिठा दीजिए इसको। सो 2 × 0 + 1, ये हो गया आपका 1। दैट मीन्स ये जो कार्बिन है ये आपका सिंगलेट कार्बिन है। अभी इसमें देखिए दो जो इलेक्ट्रॉन है ये अभी सेम ही स्पिन में है। अभी देखिए इसमें 2s+1 बिठाते हैं, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही सेम ही स्पिन में है। तो एक का हो गया +ऑफ, दूसरे का हो गया +ऑफ। तो दोनों को समेशन करने से क्या होगा, 1 हो गया। अभी 2 × 1 + 1 ये हो गया आपका 3, इसीलिए हो गया आपका ट्रिपलेट। तो इसको आपको समझना चाहिए, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल है वो है आपका 2s+1। तो कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है, सिंगलेट कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है, ट्रिपलेट कार्बिन नहीं है, सिंगलेट कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको एक चीज याद रखना है, ट्रिपलेट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द सिंगलेट वन। ट्रिपलेट कार्बिन आर generally more stable than the सिंगलेट कार्बिन। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ही साथ में है। ये एंटी पैरेलल स्पिन में है, मुझे पता है, लेकिन क्या है, आपको लग रहा होगा जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है ये ऊपर की तरफ है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है नीचे की तरफ है, तो ये लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे। जितना भी कैंसिल आउट हो, टू सेम चार्जेस रिपील ईच अदर। ओके, सो आप लोग एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे तो इनमें रिपल्शन जरूर होगा। लेकिन ट्रिपलेट कार्बिन जो है, इसमें जो अभी दो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल में होता है, इसीलिए उन लोगों पर रिपल्शन का जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। इसीलिए ट्रिपलेट कार्बिन्स आर जनरली मोर स्टेबल देन द सिंगलेट वंस। So, however, the electrophilicity or the electron accepting capability of the carbene may be tuned by the presence of the groups present with it. Okay, तो ये हो गया आपका एक नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल। कार्बिन का जो ये वाला जो लोब है ना, ये वाला जो लोब है इसको बोलते हैं लूमो, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो लूमो है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन है, तो इससे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक माइनस चार्ज है। एक्चुअली में कार्बिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो आपके इस लूमो में करता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही करेगा।
तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल का क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने क्या देखा, 3 तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है। पॉजिटिवली चार्ज भी होता है जो बहुत कॉमन है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। दूसरा है आपका नेगेटिवली चार्ज, अभी ये कार्बन हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। और अभी हम लोगों ने देखा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि LCl3, जैसे कि FeCl3 एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में एक बहुत अच्छा कंपैरिजन होगा, वो भी देखना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल्स मींस न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। सो जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, देखिए आपका ये जो हो गया आपका एटम हो गया, इसके बीच में हो गया सेंटर, ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी न्यूक्लियस में क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, न्यूक्लियस को जो चाहता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जेनरली। जेनरली generally nucleophiles have negative charges on them. So ये जनरली क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, हर वक्त न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ऐसा कोई बात नहीं है। न्यूक्लियोफाइल को आप 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे भी है प्लस VE चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। 2 नंबर है आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। 3 नंबर है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। एक बात आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो लोन पेयर जरूर होगा। ओके, तो लोन पेयर जरूर होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव कैसे हो ये दिखाता हूं मैं आपको। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल का जो एग्जांपल है यहाँ पे देखिए, NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल कैटायन। इसमें क्या है, प्लस चार्ज जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसको देखने से पता चलेगा आपको, द लोन पेयर इज प्रेजेंट हियर एंड इट कैन बी डोनेटेड। सो द लोन पेयर, द LP कैन बी डोनेटेड, इसीलिए इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, बिकॉज इसके ऊपर लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है, ये किसी को दे सकता है। तो इसीलिए लोन पेयर कैन बी डोनेटेड एंड इट्स ए पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। अभी क्या है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का कैसा एग्जांपल है वो भी देखेंगे। न्यूट्रल जो है, जैसे आप पकड़ के चलिए यहाँ पे एमोनिया, एमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। कैसे, देखिए यहाँ पे एमोनिया का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर देखिए एक लोन पेयर, यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये किसी को दे सकता है। तो लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, सो इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखिए पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए न्यूट्रल है। इसके बाद देखिए आप H2O जो मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर देखिए लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, तो इसके ऊपर लोन पेयर है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, ये भी आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपका बहुत सारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, जैसे कि हम लोग एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, HMDSA। देखेंगे इसको ज्यादा अच्छे से तरह से देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत इजी है, आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। CN- हो गया, OH- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, एटसेट्रा। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। अभी हम लोग इसका डिटेल्स में जाएंगे। तो हम लोग बेस के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का एक
कंपैरिजन देखेंगे, वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आता है हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए देखते हैं इसको। पहले देखिए बेस किसे बोलते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं। बेस मीन्स दे हैव unshared pair of electrons for donation। तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी आपका जैसा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे यहाँ पे H2 के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी यहाँ पे एमोनिया के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल, देखिए बेस के ऊपर भी एक ऐसे H2 बेस में भी लिख सकते हैं, एमोनिया को भी लुईस बेस बोल सकते हैं। सो आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर डेफिनेटली बेसेस, but all the bases are not nucleophiles। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखिए न्यूक्लियोफाइल, पहले आपको पता चलना चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स द एबिलिटी टू बी bonded with the कार्बन एटम। इसको आपको याद रखना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स द एबिलिटी टू बी बॉन्डेड विद द कार्बन एटम। अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो मेरा जो कहना है वो है ऐसा कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज और एक न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा से कार्बन के साथ बॉन्डेड हो सकता है, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा है। तो अभी क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है इसको देखेंगे। अभी आपको बोलेंगे व्हिच वन इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। OH माइनस ठीक है। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है हम लोग देखेंगे। पहले इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज है, वो सब एक माइनस चार्ज को डोनेट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर बेसेस, देयर इज नो डाउट, ऑल ऑफ देम आर बेसेस, और यू कैन से दैट दे आर लुईस बेसेस। ओके ओके ओके। नाउ अब देखिए इसमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। मैं यहाँ पे आंसर लिख लिया मैंने, क्यों लिखा मैंने देखिए। सपोज मान के चलिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एसीटोन है। ये एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एसीटोन है। सपोज हम लोग एक बार इसको OH माइनस यहाँ पे अटैक करना चाहते हैं, कार्बन के साथ बॉन्डेड कराना चाहते हैं। यहाँ पे ही अटैक होगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। तो माइनस चार्ज यहाँ पे जाना चाहता है, ठीक है। इसको यहाँ पे जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो OH है वो स्लिम एंड ट्रिम ग्रुप है, इसका यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं होगा। ये OH जो है इजीली इस कार्बन के ऊपर आपका अटैच हो सकता है, क्योंकि ये बाल्की ग्रुप का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये देखिए इसके ऊपर O माइनस है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3 है, यहाँ पे भी एक CH3 है। अभी ये अटैक करने जाएगा ना तो अभी प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप अभी इस बड़े वाले ग्रुप का जो मिथाइल ग्रुप है उसको रिपल्शन करेंगे। तो करने से क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है बहुत डिफिकल्टी से इसमें अटैक करेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का डेफिनेशन जो दिया था, द एबिलिटी टू बी बॉन्डेड विद द कार्बन एटम।
अभी कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होने के लिए इसको एक रिपल्शन को फिल करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से इजीली इसमें बॉन्डेड नहीं होगा, इसीलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ऑर्डर है, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो कैपेबिलिटी है वो OH के कंपैरिजन में कम है। उसके बाद आप लोग अब जब तीसरे ग्रुप को देखेंगे, यहाँ पे O माइनस कार्बन है यहाँ पे, अभी इसको देखेंगे तो ये अटैक करने जाएगा, यहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप है, इसमें और भी ज्यादा बड़ा बल्कि ग्रुप है, तो क्या करेंगे, इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो इसका जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इससे कम है, क्योंकि यहाँ पे जो OH माइनस है वो इजीली कार्बन के साथ बॉन्डेड हो सकता है, यहाँ पे जो O माइनस है इसको यहाँ पे अटैक करने से डिफिकल्टी होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, इसमें और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी और भी कम है। So the nucleophilicity order depends upon how easily the nucleophile can be bonded with the carbon atom. Okay? अभी इसके बाद देखेंगे और खूब सारा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये क्वेश्चन जो है वो कॉमन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको ये नीट में आया था, इसको JEE में भी पूछा, बीट सेट में भी पूछा, एटसेट्रा। अभी देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, तो आपको पूछा गया है इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालने के लिए, ये दो सॉल्वेंट में दो तरफ का होगा, पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ओके, अभी देखिए क्या होता है। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर जो है I माइनस, उसके बाद हो गया आपका Br माइनस, उसके बाद हो गया आपका Cl माइनस, उसके बाद हो गया आपका F माइनस, ये हो गया आपका पोलर प्रोटिक मीडियम में। और पोलर एप्रोटिक मीडियम में जो होता है, नॉन पोलर मीडियम में ये हो गया आपका F माइनस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Br माइनस, इसके बाद होगा I माइनस। इसको याद रखिए, इसको आप याद रखिए, मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख देता हूं, और पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, पहले एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं। इन द पोलर प्रोटिक मीडियम, the small F minus can get dissoluted or solvated by the hydrogen bonding, so the concentration of F minus decreases, so nucleophilicity is low. But in non-polar medium, due to the smaller size and less dissolution, F minus is a गुड न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये हो गया आपका, जो नीट में भी पूछा गया है, JEE में भी पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है नॉन पोलर मीडियम में और पोलर मीडियम में। तो थोड़ा सा यहाँ पे नॉन पोलर और पोलर मीडियम देखना जरूरी है, तो आपको फंडामेंटल आइडिया का जरूरत है। जो अभी क्लास 12 में पढ़ते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, जो क्लास 11 में पढ़ते हैं उनको पता नहीं होगा शायद, तो हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट जो है, एक्चुअली जो आपका सॉल्वेंट होता है, इसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यह आपका पोलर, एक हो गया आपका नॉन पोलर। सो पोलर में आपको क्या है पता ही चला होगा, OH2,
मीन्स आपका वाटर हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, H3PO4 हो गया। किस लिए इसको पोलर क्यों बुलाते हैं वो भी बताते हैं। देखिए ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये जो H2O है, H2O का जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए ये जो एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है। अभी क्या है, आप लोगों को पता ही होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी ओर खींचेगा। तो अपनी ओर खींचने से क्या होता है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है ऑक्सीजन के चारों ओर जो बढ़ जाता है। यहाँ पे कितना हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया डेल्टा प्लस। तो देखिए आप, ये पोलर है। क्यों क्यों पोलर है, बिकॉज इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पे HCl देखेंगे तो वो भी पता चलेगा आपको, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज सेपरेशन हो गया। H2SO4 देखेंगे, अभी ये जो स्ट्रक्चर है H2SO4 का, ठीक है ना, वो जो स्ट्रक्चर है इसमें, अभी इसमें देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो चार्ज सेपरेशन हो गया। तो ये लोग हो गए आपके पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे C6H6, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4। इन लोगों में कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सब लोग सभी कार्बन है, तो सब लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगा, इसीलिए यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन पोलर, और इसको बोलते हैं पोलर। पोलर में भी एक क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पोलर, प्रोटिक, एप्रोटिक। ये प्रोटिक में क्या होता है, H+ दे सकते हैं, दे कैन डोनेट H+, दे कैन डोनेट H+। तो अभी देखिए ये लोग H+ डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, HCl जो है ये H+ डोनेट कर सकता है, H2O जो है ये H+ डोनेट कर सकता है, H2SO4 जो है ये H+ डोनेट कर सकता है। तो ये हो गया आपका पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक का जो एग्जांपल है, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। लिखने के लिए जगह नहीं है, उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने के लिए, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए CH3, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। अभी देखिए यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फर हो गया आपका डेल्टा प्लस, इसमें हो गया डेल्टा माइनस। अभी क्या है, ये जो चार्ज यहाँ पे सेपरेशन हो गया, चार्ज यहाँ पे सेपरेशन हो गया, तो ये पोलर है। लेकिन इसमें जो है नो एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी H+ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया पोलर बट एप्रोटिक। तो H+ नहीं रिलीज कर सकता, एप्रोटिक मीन्स H+ नहीं रिलीज करेगा, ठीक है। प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, H+ मीन्स प्रोटॉन। सो जो प्रोटॉन रिलीज करेगा, जो H+ रिलीज करेगा वो हो गया आपका पोलर प्रोटिक, जो H+ नहीं रिलीज करेगा वो हो गया पोलर एप्रोटिक। इसके बाद आप लोग एक एग्जांपल और देखिए, Hc डबल बॉन्ड O N CH3 DMF बोलते हैं इसको, N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, N, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस है, बट यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये भी आपका पोलर एप्रोटिक है। एप्रोटिक पोलर तो देख ही रहे होंगे, जो चार्ज सेपरेशन हो गया, बट ये H+ नहीं रिलीज करेगा, इसके लिए हो गया आपका एप्रोटिक। तो ये हो गया आपका पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो ये पोलर प्रोटिक और एप्रोटिक हमने क्यों पढ़ा, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हम लोग आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले किया था, F-Cl-Br-I-, तो एंट्रेंस में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। पोलर मीडियम में क्या होगा, एप्रोटिक मीडियम में क्या होगा, नॉन पोलर मीडियम में क्या होगा। तो ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल। अभी देखेंगे उसके बाद, देखिए कुछ नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस भी है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस मींस क्या है, मींस इन लोगों के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है। दे कैन हैव नेगेटिव चार्जेस और lone pair on them but never act as nucleophile
means they are not bonded with the कार्बन एटम्स। ये क्या है, ये कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड नहीं हो सकता है। ये लोग के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो होगा, माइनस चार्ज भी होगा, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम नहीं कर सकता। एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, NHSi CH3 CH3, यहाँ पे एक Si CH3 CH3 CH3, इसका नाम हो गया आपका हेक्सा मिथाइल डाई सिलाएजेन। अभी देखिए हेक्सा मिथाइल क्यों है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा मिथाइल। डाइसिला क्यों है, डाइसिला 2 सिलिकॉन है यहाँ पे, डाइसिला। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं आईपीएससी में, तो इसको बोलते हैं डाइसिलाएजेन। तो एक्चुअली में क्या है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इट इज ए बेस नॉट न्यूक्लियोफाइल, नॉट न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि आपको पता ही चल रहा होगा, मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था, आप रिकॉल कीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, इसके पास आप इसको लेके आएंगे अटैक करने के लिए, तो क्या होगा, ये जो इसका विंग लाइक स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, इस विंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए ये यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन होगा। इसको आप लोग बोलेंगे स्टेरिक रिपल्शन, बोलेंगे स्टेरिक रिपल्शन। सो इसको आपको इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करना है तो ऐसे करेंगे, हेक्सामिथाइल डाइसिलाइजेन और HMDSA will not act as a nucleophile because it has a very bulky structure, so the wing leg structure will get a repulsion from the CH3 groups and is not able to attach with the carbon atom। इसका हो गया आपका नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। और एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, LDA। LDA means lithium डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। इसमें देखेंगे ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये काफी बड़ा है, तो ये भी आपका क्या है, आप सोचिए कि आप एसीटोन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो स्ट्रक्चर देखिए आप, ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके लिए ये यहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ये आपका बेस की तरह से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर माइनस चार्ज है, लेकिन इसका जो बाल्कीनेस है दैट इज फॉरबिडिंग इटसेल्फ टू गेट अटैच्ड विद द कार्बन एटम। सो ये हो गया आपका नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। उसमें बेस है, मैंने आपको एक बताया था, एक लाइन लिखा था, ऑल द बेसिस, ऑल द न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल्स। देखिए ये भी बेस है, ये भी बेस है, दिस इज आल्सो ए बेस, दिस इज ए बेस, दिस इज ए बेस, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका लार्ज स्ट्रक्चर इसको कार्बन के साथ अटैच होने से रोक रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल्स का कहे। आप देखेंगे आप DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अभी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं DBE, इसको देखिए। तो DBE निकालने का जो तरीका है, DBE इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है वो पहले लिखेंगे, DBE is equals to summation over n into v minus 2 divided by 2 plus 1। ये हो गया आपका DBE का फॉर्मूला। पहले आप लोग ये देख लेंगे DBE से क्या पता चलता है। सपोज आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया C3H6O, तो क्या बोलेंगे, इसका राइट डाउन ऑल द आइसोमर्स। मैंने एक इजी एग्जांपल लिया है, राइट डाउन ऑल द आइसोमर्स। तो अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी मुझे DBE को पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको सब ड्रॉ करके देखूंगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, कंपाउंड है, वो काफी इजी है, इसीलिए आपको ड्रॉ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो स्ट्रक्चर बड़ा होगा ना, इसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए DBE चाहिए होगा। DBE से क्या पता चलेगा, अभी देखिए क्या है, हम लोग पहले DBE निकालते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे।
तो यहाँ पे जो n है वो है नंबर। अभी देखिए अच्छी तरह से देखिएगा, ये dB जो है यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं। ये कार्बन कितना है, n है 3, कार्बन है 3, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 है, माइनस हो गया आपका 2, फॉर्मूला का 2 है, प्लस। अभी देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, नंबर देखिए n इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम 6, समेशन दिया गया है सबके बारे सबको करना पड़ेगा आपके। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बैलेंसी है ये हो गया 1, माइनस इसमें हो गया 2, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन एक ही है 1, ऑक्सीजन का बैलेंसी है 2, माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 1 निकल के आएगा। ओके, तो dB1 मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। तो इसका क्या मतलब, क्या है मतलब, ये है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 मींस maybe the structure contains one double bond और one ring। अब यहाँ पे 2 निकल के आएगा तो क्या होगा, 2 निकल के आएगा तो 2 डबल बॉन्ड भी हो सकता है और 2 रिंग भी हो सकता है, मे बी। ओके, डीबी से क्या होता है, आपको प्रोबेबल स्ट्रक्चर पता चलता है, कॉन्फर्म कुछ नहीं होता, कॉन्फर्म आपको करके देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाएगा जो कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ पे आइडिया मिल गया कि एक ही डबल बॉन्ड हो सकता है और 1 रिंग हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, बोथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग देखेंगे अभी। तो ये जो स्ट्रक्चर है देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये है आपका एसीटोन। देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड जो है वो हो सकता है। इसका जो एनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म आपको मेरे आईयूपीसी के आइसोमरिज्म के वीडियो में मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मेरा रिक्वेस्ट है वो वीडियो पहले देख लीजिए। यहाँ पे एक आइसोमरिज्म टोटामरिज्म हुआ है, कीटो इनॉल फॉर्म। इसका जो एनॉल फॉर्म है इसमें देखिए कार्बन के साथ कार्बन का एक डबल बॉन्ड है, और हम लोग इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर मे बी 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, और हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका, देखिए C3H6O, C3H6O, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन। सो डीबी से क्या होगा, मुझे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो एक और एग्जांपल देखेंगे, C10H8, आप लोगों को तो पता ही होगा ये नेप्थलीन है। ओके, तो नेप्थलीन से कैसे पता चलेगा, डीबीई निकालना पड़ेगा, और समटाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है, फाइंड आउट द डीबी और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली। यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना है 10 हो गया, यहाँ पे कार्बन का वैलेंसी जो है 4 माइनस 2, प्लस हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हो गया 2 तो 10 20 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका -1 तो -8 हो गया। देखिए क्या है, यहाँ पे हो गया आपका 12 हो गया इसमें, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। अभी 7 से डीबी से क्या पता चलता है, मे बी 7 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, और मे बी 5 डबल बॉन्ड्स एंड 2 रिंग्स आर प्रेजेंट। सो ये जो इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, मैं इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं, 5 डबल बॉन्ड्स 2 रिंग नेप्थलीन हो गया, और यहाँ पे मैं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C यहाँ पे करूंगा तो ये मुझे 8 हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, तो स्ट्रक्चर जो प्रोबेबल स्ट्रक्चर है ये गया आपका नेप्थलीन। सो डीबी से आपको पता चल सकता है कि
प्रोबेबल स्ट्रक्चर क्या है, नॉट इट इज नेसेसरी दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, बट आपको प्रोबेबल स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। ठीक है, एक दूसरा वाला क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आया, अभी देखिए ये इसमें देखेंगे, तो आपको बोला है इसका डीबी निकालने के लिए, तो कोई बात नहीं है, इसका डीबी निकालने के लिए पहले आपको इसका जो कॉन्डेंस्ड फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बताना, ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 यहाँ पे 12 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन हो गया ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो कितना कार्बन हो गया, सी हो गया आपका 18। अभी हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा आपका 1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 2 हाइड्रोजन, इसमें होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और यह ठीक है। अभी हाइड्रोजन को काउंट करते हैं कितना सारा हाइड्रोजन है यहाँ पे। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओके, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, एच हो गया आपका 22, ठीक है ना, नहीं 22 नहीं हुआ, उससे ज्यादा होगा, 23 24 24, ठीक है ना, 24 हो गया ना, कोई पे स्किप तो नहीं कर दिया, H24, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, कहीं पे स्किप तो नहीं किया ना, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, कितना सारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, नहीं, चलो ऑक्सीजन हो गया 4। उसके बाद क्लोरीन का देखेंगे कितना क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, यहाँ पे है 2 क्लोरीन, यहाँ पे है 3 क्लोरीन, यहाँ पे है 1 क्लोरीन, 4 क्लोरीन हो गया ना, Cl4। अभी इसका डीबी निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, इजीली निकल सकता है, इज इक्वल्स टू डीबीई इज इक्वल्स टू, ओके, समेशन ओवर, ठीक है, n इंटू वी माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है, इजी है एकदम। यहाँ पे हो गया आपका 18 कार्बन के लिए, यहाँ पे हो गया 4 माइनस 2 प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन का कितना है 24, तो हाइड्रोजन बिठा दिया 24, 24 के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन के 1 माइनस 2 प्लस ऑक्सीजन हो गया 4, इसमें 2 माइनस 2 वैलेंसी 2 है, वैलेंसी कितना है, ये जो है वी लिखा है ये है आपका वैलेंसी, कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 है, -2 का तो फॉर्मूला का 2 है, हाइड्रोजन का जो बैलेंसी है इसमें 1 है इसलिए 1 बिठाया, ऑक्सीजन का जो बैलेंसी है 2 है, यहाँ पे 2 बिठाया, क्लोरीन यहाँ पे 4 क्लोरीन है, उसका जनरल बैलेंसी 1 है, डिवाइडेड बाई 2 है, बाई 2 है, प्लस 1 है। इससे हम लोग डीबी का यहाँ से अच्छे तरह से पता लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डीबी का क्वेश्चन। उसके बाद कई कई जगह पे डीबी का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है, जैसे कि आप लोग मैं एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें आपका डीबी निकालने से क्या होगा,
एक के ऊपर निकलेगा, एक के ऊपर निकलेगा, जो डीबी निकलेगा उसको एक के ऊपर निकलेगा, क्योंकि अब देखिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, जो स्ट्रक्चर निकल के आया है, तो आपका निकल के आया है C6 और H6। तो यहाँ पे डीबी निकालेंगे, सो डीबी इज इक्वल्स टू आपका निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे डीबी निकलेगा आपका, देखिए कार्बन का 6 हो गया, 6 कार्बन है इसलिए 6 4 - 2, ओके ना, ठीक है ना, प्लस कार्बन का वैलेंसी 4 है ना, इसलिए यहाँ पे 4 बिठाया। हाइड्रोजन कितना है, 6 है गया, यहाँ पे हो गया 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया 2 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पे हो गया आपका -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, कितना हो गया यहाँ पे हो गया यहाँ पे 2 प्लस 1, क्या कितना हो गया 3 दूनी 6 प्लस 1 4। तो आपका 4 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, यहाँ पे ना है 4 डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड्स, ना है 4 स्ट्रक्चर, 4 रिंग भी नहीं है। सो समटाइम्स क्या होता है, जो डीबी निकल के आता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे 4 निकल के आया, इसका कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं कि डीबी से सब समय आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर मिल सकता है, तो इसीलिए डीबी को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहेंगे, यहाँ पे करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसको 3 नाम है, नो बॉन्ड, रेजोनेंस, और यहाँ पे हो गया आपका नेथन बेकर इफेक्ट। तो इसमें क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस और नेथन बेकर इफेक्ट, इसको कैसे करेंगे। जनरली आपको एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली द एलाइलिक और जो आपका यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन में वो भी देखेंगे। तो हम लोगों ने एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पहले ही बात किया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। CH3, ये जो कार्बन है ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन, ये हो गया आपका विनाइलिक कार्बन, ये हो गया आपका विनाइलिक कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन, एलाइलिक हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज ये मान के चलिए यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, ये तो बेंजीन रिंग हो गया, एक इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइल कार्बन, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो अभी हाइपर कॉन्जुगेशन में यही हाइड्रोजन जाएंगे जनरली, बेंजाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी पता चल जाएगा सब कुछ। देखिए ये हो गया आपका टोलुइन, इसको अच्छे से लिखेंगे यहाँ पे CH2H। जिन लोगों ने मेरा वो रेजोनेंस वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने रेजोनेंस को बताया था, वो प्लीज मेरा वो वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ पता चलेगा। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होके यहाँ पे निकल जाएंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड हो जाए। कार्बन का वैलेंसी देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 पहले से ही था, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, विच इज नेवर पॉसिबल। इसीलिए आपका जो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मूव करके इस ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी इस कार्बन के ऊपर चला आएगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH2 यहाँ पे हो जाएगा H प्लस, डबल बॉन्ड यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो गया आपका माइनस चार्ज, ठीक है, यहाँ पे ए बॉन्ड हो गया, बॉन्ड हो गया। इसके बाद फिर से माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है,
तो इसके लिए रेजोनेंस होगा। यहाँ पे हमारे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में बात किया था, उससे देखिए पता चल जाएगा आपको। CH2 प्लस डबल बॉन्ड माइनस चार्ज यहाँ पे हो गया, ए अंदर घुसेगा, ए यहाँ पे चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर निकल के आएगा CH2, उसके ऊपर होगा H प्लस, डबल बॉन्ड होगा, ये होगा माइनस चार्ज, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा ऊपर, ये इस प्लस लेके आएगा, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे निकल के आया CH3, डबल बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि without any bond, this hydrogen, this H plus is present over all the resonating structures without any bond. So इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और नेथन एंड बेकर, दो जो साइंटिस्ट है, उन लोगों ने पहले इसको एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं नेथन बेकर इफेक्ट। नेथन बेकर इफेक्ट। तो रेजोनेंस प्रोपीन में भी हो सकता है, एराइलिक कार्बन में CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन। अब देखेंगे यहाँ पे, इसको अंदर डालेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, तो CH2 के ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ पे रह जाएगा। तो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओवर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट एनी बॉन्ड, इसके इसीलिए बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन एक मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, which one of them have no hyperconjugating hydrogens? So the structure like that, यहाँ पे मल्टीपल हो सकता है आंसर। तो क्या है, अभी देखिए, which one have no hyperconjugating hydrogens? तो hyperconjugating हाइड्रोजन कौन सा है? एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो आप देख ही रहे होंगे, ये जो कार्बन है ये आपका एलाइलिक कार्बन हो गया, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन। तो आपको एक गलतफहमी हो गया होगा कि ऑल द एलाइलिक हाइड्रोजन्स विल अंडरगो हाइपरकॉन्जुगेशन। नो, ये ब्रिज के ऊपर का जो हाइड्रोजन है, इसको लिख के रखिए यहाँ पे, ब्रिज हेड hydrogens never undergo hyperconjugation। तो ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ब्रेड्स रूल, व्हेनेवर डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हियर, द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको हाइपरकॉन्जुगेशन करके अनस्टेबल हो जाए, तो इसीलिए नो हाइपरकॉन्जुगेशन विल टेक प्लेस। इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन होगा, दिस विल अंडरगो हाइपरकॉन्जुगेशन, दिस विल अंडरगो HC हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे ये कार्बन जो है ये एलाइलिक है, ये कार्बन भी एलाइलिक है, इसमें आपका एलाइलिक हाइड्रोजन 3, इसमें एलाइलिक हाइड्रोजन 3 है, सो दिस कैन गो ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेट, दिस हैज हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन, दिस हैज हाइपर कॉन्जुगेटिंग, दिस हैज हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस हैज HC हाइड्रोजन्स। इसमें देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन, ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन। इसमें देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सो नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स।
यहाँ पे देखिए ये तो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये जो कार्बन है ये आपका एलाइलिक कार्बन है, ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है। इसमें जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये तो एलाइलिक नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, सो नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स। सो इसमें भी कोई हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन नहीं है। ये एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। ओके, तो इससे आप प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर खोल के देखेंगे तो बहुत सारा हाइपर कॉन्जुगेटिंग कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। आप लोग उन लोग उसके उस हाइपर कॉन्जुगेशन को अच्छे तरह से देखिए। उसके बाद क्या है, आपको एक चीज पता चलना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हायर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग hydrogens, higher will be the stability of the double bonds. Higher will be the stability of the double bonds. ठीक है ना? तो कैसे होता है ये देखिए। अगर इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है। इसमें देखिए 3 3 6 3 9 3 12 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है। इससे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन आपको एक डबल बॉन्ड के साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को बड़ा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा घट जाएगा। यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे देखिए CH2 CH3, यहाँ पे देखिए CH2 CH3। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन है। तो मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ और ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 1 घंटे के ऊपर वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे शायद, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत वर्सेटाइल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको याद करना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। ठीक है ना? कोई रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ेंगे और एग्जाम हॉल में जाके वॉमिट कर देंगे, इससे आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा और आपका एंट्रेंस में कभी भी अच्छा नहीं हो जाएगा। अभी कुछ कुछ लोगों का हो जाता है, कोई कोई बताता है कि ये रट लो, रटने से क्या होता है, वो क्वेश्चन आएगा तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता चलने से क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में जितना कम बताया यहाँ पे मैंने क्लास में, मेरा क्लास में बहुत अच्छा तरह से बताया था। क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया, यहाँ पे बहुत इलाबोरेट में डिटेल्स में पढ़ाया है मैंने। तो यहाँ पे जितना बताया उतना ही बहुत ज्यादा है, तो क्लास में तो और ज्यादा इलाबोरेट किया है, तो उन लोगों को और भी ज्यादा इजी होता। तो वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट का जो वीडियो है उसमें हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट लेवलिंग इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से आपको क्या होगा, उन लोगों को भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो भी फ्री में। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।